नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आरएलसी सर्किट पे। आरएल देख लिया आपने, आर सर्किट देख लिया। आरएलसी में आपके पास एक आर है, ठीक, और एक एल इंडक्टर और एक कैपेसिटर। और इसको आपने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि करंट इसमें कितनी है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज आर एक्सएल, दिस इज एक्सी, ठीक है। सबसे पहले वोल्टेज निकालते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस। आपको बताइए जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज होता है करंट के साथ सेम फेज में रहता है, तो वैल्यू आएगी आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में निकालते हैं आई नॉट एक्सएल साइन और ओमेगा टी। आपको इसमें बताया कि वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में करंट से, इसलिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा। और जो वीसी होगा आई नॉट एक्सी, कैपेसिटर में वीसी लैग करता है, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज हो गई वी आर, वी एल और वीसी की। अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में मिला के कितना वोल्टेज आएगा, इन तीनों का नेट वोल्टेज कितना आएगा, तो आप लिखेंगे V इज वी आर प्लस वी सी प्लस वी सी। V इज वी आर प्लस वी एल, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है जब आप आरएमएस निकालते हैं, तीनों के क्रॉस आरएमएस निकालेंगे या तीनों के क्रॉस आप पीक वोल्टेज निकालेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेक्टर सम करना पड़ता है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ये इनके एम्पलीट्यूड होते हैं, है ना, ये सब फेजर होते हैं और ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई इसका मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। पहले पता करते हैं पीक वोल्टेज, है ना। सबसे पहले देखते हैं पीक वोल्टेज। क्या कोई मुझसे कहता है इन तीनों में, तीनों को ऐड करके बताओ पीक वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले बनाते हैं करंट की लाइन। दिस इज लाइन ऑफ करंट। अब आपको पता होना चाहिए जो वी आर होता है, वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस, ये करंट के साथ सेम फेज में होता है। तो सबसे पहले हम इसका पीक बनाएंगे विच इज आई नॉट आर। आई नॉट आर का मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वी नॉट आर, द इसके मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। वी हैव वी एल आई नॉट एक्सएल जो कि इससे 90 आगे चल रहा है, और आपको पता है इधर का एंगल पॉजिटिव होता है, इधर का नेगेटिव होता है। तो दिस इज आई नॉट एक्सएल, जिसको हम वी नॉट एल भी बोल सकते हैं। आई नॉट एक्सी, ये देखो आप फेज पे पीछे आ रहा है, दिस इज आई नॉट एक्सी, जिसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट सी, ठीक है। मुझे इन तीनों का पीक चाहिए। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपका वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट आर है, तो ये दो वेक्टर्स हो गए आपके, ये वेक्टर ज्यादा है, ये वेक्टर कम है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट आएगा ये ऐसे होगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट आर, एंड दिस इज सॉरी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, एंड दिस इज वी नॉट आर। ये इनका रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, पीक वोल्टेज है ना। अभी हम लोग पीक वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि इन तीनों में मिला के पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये 90 पे आ गए, तो जो ओवरऑल पीक वोल्टेज आएगा वो कितना होगा,
अंडर रूट वी नॉट आर स्क्वायर एंड प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी स्क्वायर. दिस इज पीक वोल्टेज. ठीक है. हाउ टू फाइंड दिस फाई. ये फाई किसके बीच का एंगल है? दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट. ये करंट की भी डायरेक्शन है आई. ये ओवरऑल वोल्टेज की डायरेक्शन है. यहाँ पे एंगल फाई बन रहा है तो आप देख सकते हैं tan फाई इज वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर. tan फाई की वैल्यू आ गई. वी नॉट एल आप सबको पता है आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर. तो tan फाई एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर भी हो सकता है. ये भी tan फाई की वैल्यू हो सकती है. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा पीक वोल्टेज हो गया. अगर आरएमएस की बात की जाए तो आपको पता है आरएमएस भी वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है. तो दिस इज वी आर एम एस आर. दिस इज वी आर एम एस एल. दिस इज वी आर एम एस सी. अगर आप वी आर एम एस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा वी आर एम एस की वैल्यू भी कितनी आएगी. वी आर एम एस आर का स्क्वायर एंड प्लस वी आर एम एस एल माइनस वी आर एम एस सी का स्क्वायर. ये वी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि नॉर्मली वोल्टेज कभी कभी वो सिर्फ वी आर लिख देता है, आर एम एस यूज नहीं करता है. तो आपकी बुक में ऐसे लिखा होता है वी इज वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर. उसका मतलब वी आर एम एस ही होता है. ठीक है. मैंने यहाँ पे अलग करके आपको लिख दिया है. ठीक है. अब फाइंड करते हैं इंपिडेंस. ठीक है. मैं वी आर एम एस को लिख सकता हूं आई आर एम एस इंटू जेड. इसको लिख सकता हूं आई आर एम एस आर का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं आई आर एम एस एल माइनस आई आर एम एस सी का स्क्वायर. आई आर एम एस हटेगा. आपको पता चला जेड की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर. ये इसकी इंपिडेंस की वैल्यू आ गई. ठीक है. tan फाई आप यहां से भी निकाल सकते हो. अगर आपको tan फाई निकालना है, tan फाई के को 3 फॉर्मूले एक्चुअली. आप कुछ भी यूज कर लो. ठीक है. अगर आपका वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी है तो tan फाई निकालने के 3 तरीके हैं. वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर. वी आर एम एस एल माइनस वी आर एम एस सी अपॉन वी आर एम एस आर इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर. ये सीन बन गया. आप कुछ भी यूज कर सकते हो tan फाई निकालने में. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटीज में क्या बनती है कि अगर आपका ये ज्यादा हो, कौन सी वैल्यू ज्यादा हो? अगर आपका, चलो वी नॉट इसकी बात कर लेते हैं. दिस इज वी नॉट आर. अगर ये ज्यादा है, कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग है, ये ज्यादा है और ये कम है, वी नॉट एल. ठीक है. तो जो इसको सिंप्लीफाई करने पर डायग्राम बनेगा वैसे होगा वी नॉट आर एंड दिस विल बी वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल. ये रिजल्टेंट आएगा एंड दिस विल बी tan फाई. ठीक है. सारे रिजल्ट आपके सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा. सिर्फ फाई इस बार कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है. आपको पता होना चाहिए करंट की लाइन है. तो क्या होगा, कैपेसिटर अगर डोमिनेट कर रहा है तो कैपेसिटर का काम होता है करंट को लीड कराना, या बोले तो वोल्टेज को लैग कराना. ये कैपेसिटर का काम होता है. और इंडक्टर का काम इसका उल्टा होता है. तो इस बार अगर ये ज्यादा स्ट्रांग है, इसका इफेक्ट ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, तो इसका कैपेसिटर का इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा इंडक्टर को, इसलिए आपकी करंट लीडिंग होगी और वोल्टेज लैग कर जाएगा. तो देखो आप, करंट की लाइन है, दिस इज ओवरऑल वोल्टेज, इसे लैग कर रहा है. ठीक है. तो इस केस में जब आप tan फाई निकालेंगे, दैट इज वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल बाई वी नॉट आर
या वी आर एम एस सी माइनस वी आर एम एस एल अपॉन वी आर एम एस आर, या फिर एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर, दिस इज tan phi। आप कहीं से भी निकाल सकते हो इसकी वैल्यू tan phi की, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रेजोनेंस की, ठीक है। देखिए जो रेजोनेंस सर्किट होते हैं, है ना, ये कहां पे यूज होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। दे आर मेनली यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग का मतलब होता है जैसे आप एफएम सुनते हो ना, तो एफएम के एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो कैच करानी होती है आपको, है ना। या आप जैसे टीवी स्टेशन टीवी देखते हो, उसमें जो आपके चैनल्स आते हैं, हर चैनल की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेजोनेंस सर्किट्स का यूज होता है फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए। तो देखिए क्या होता है रेजोनेंस सर्किट में, आरएलसी की बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये आरएलसी हो गया, ये ईएमएफ सोर्स लगा है, ठीक है। मैंने दो कंडीशन डिस्कस की आपसे। मैंने पहली कंडीशन में आपको बोला था कि अगर वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी, जिसका मतलब अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी है, तो आपको देखा था कि सारा वोल्टेज ऊपर चला गया था, वोल्टेज लीडिंग आ गया था। और मैंने आपको थर्ड केस क्या बताया है कि अगर आपका वी नॉट एल लेस देन वी नॉट सी हो, तो उस केस में आपने देखा था वोल्टेज लैग कर गया था, करंट लीड कर गई थी, ठीक है। रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, एक्सएल इज एक्सी हो जाता है, ठीक है। रेजोनेंस के टाइम पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। देखो आप एक्सएल एक्सी के सेम होने पे क्या होगा, देखिए एक्सएल एक्सी टू एक्सी के होने पे सबसे पहले आप देखो इंपेडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। यहीं से बाकी बातें हमको समझ में आएगी, ठीक है। इंपेडेंस कितना होता है, √r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये होता है हमारा इंपेडेंस, ठीक है। अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया, तो आप देखिए z की वैल्यू r के बराबर आ जाएगी, विच इज मिनिमम एक्चुअली, ठीक है। भाई स्क्वायर लिखा है ना, तो स्क्वायर में आपको पता है मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो अगर एक्सएल एक्सी बराबर हो गया तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो z की ये वैल्यू आ गई, एक्चुअली दिस इज z मिनिमम विच इज r। तो ये इंपेडेंस की मिनिमम वैल्यू आ गई। अब आप ये बताइए कि अगर इंपेडेंस मिनिमम होगा तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इंपेडेंस मिनिमम होगा तो करंट इज मैक्सिमम, ठीक है। अब Z मिनिमम पे, मतलब जहां पे Z मिनिमम है वहां पे एक्सएल एक्सी बराबर हो गए। एक्सएल एक्सी बराबर कब होंगे, ये देखो पहले आप कि ऐसा क्या हो जाएगा कि एक्सएल एक्सी बराबर हो गए और इंपेडेंस मिनिमम आ गया। देखिए आप, अगर मैं एक्सएल को एक्सी के इक्वल कर दूं तो ओमेगा एल इज 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहां से आपको पता चलेगा ओमेगा इज 1/√LC, ठीक है। तो अगर आप एसी सर्किट में इस फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ भेजते हो, दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो अगर आपने एसी में इस फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ भेजा जो एल और सी से ऐसे रिलेटेड है, तो ऐसी कंडीशन होने पे एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा। और एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो आपका जेड मिनिमम जो है, मतलब जेड की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी और दैट इज इक्वल टू आर। इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी,
दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब Z मिनिमम होने से भी कई और चीजें निकल के आएंगी, भी आपको पता चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, और अभी आपने देखा एट दिस फ्रीक्वेंसी Z इज मिनिमम। और Z इज मिनिमम का मतलब पता क्या होता है? इफ Z इज मिनिमम तो यहां से पता ये चलता है कि करंट इज मैक्सिमम। ठीक है, समझ गए आपको क्या हो रहा है? तो क्या होता है कि अगर आपने कहीं पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर भेज दिया किसी सर्किट में, तो उस सर्किट में जो करंट होगी दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो दो बातें समझ में आई कि Z इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम, और इसके अलावा एक चीज और होती है बहुत इंपॉर्टेंट रेजोनेंस की कंडीशन पे। तो रेजोनेंस पे बेसिकली करंट इज मैक्सिमम, समझ रहे हैं आप? जब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस आपने SHM में भी पढ़ा था कि अगर आप किसी सर्किट में, जैसे वहां पे तो एक पेंडुलम होता था, ठीक, या कोई ऑसिलेटिंग सिस्टम होता था। अगर कोई ऑसिलेटिंग सिस्टम है ना, इसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, चलो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी F मान लेते हैं। और अगर आप बाहर से जाके एक फोर्स अप्लाई करिए ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी थी उसी फ्रीक्वेंसी का फोर्स अप्लाई करिए, तो आपको पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था। यहाँ पे खतरनाक सी इक्वेशन बनती थी एम्पलीट्यूड की फोर्स्ड ऑसिलेशन में, F0/m अपॉन ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो चेक करना इक्वेशन। ठीक है, तो वहीं से वर्ड रेजोनेंस आया कि अगर किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर आप बाहर से एक फोर्स लगाते हैं, जो दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो इसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था। सेम कहानी यहां पे हो रही है कि ये क्या है? दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। ओमेगा इज 1/√LC। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। ठीक है, अगर मैं बाहर से इसी फ्रीक्वेंसी का वो लगा दूंगा तो ओमेगा, तो आपने देखा कि इस केस में करंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ फेज डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? tan phi क्या होता है? tan phi होता है XL माइनस XC/R। तो when ओमेगा मतलब जब आपका जो बाहर की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/√LC, देन XL इज XC एंड tan phi is 0, देयर इज नो फेज डिफरेंस। मतलब अब क्या होगा? करंट और वोल्टेज एक साथ चलेंगे, मतलब एक साथ वो बिल्कुल, जब करंट मैक्सिमम होगा तभी वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और जब करंट आपकी मिनिमम होगी तभी वोल्टेज मिनिमम होगा, साथ साथ जीरो होंगे। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है। ठीक है, tan phi 0 होता है ना, वहां पे रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, फेज डिफरेंस इज 0। तो अब एक बात और निकल के आई, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सर्किट होता है किसकी तरह बिहेव करता है? सर्किट बिहेव्स प्योरली रेजिस्टिव। उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर हैं भी आपस में, नहीं है। सर्किट बिहेव्स प्योरली रेजिस्टिव एंड फेज डिफरेंस इज 0। ठीक है, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, है ना, किसी चीज का बना लो, चलो मैं इम्पिडेंस का बना लेता हूं। ठीक है, पहले मैं उसका बनाता हूँ, वोल्टेज का बना लेता हूँ। दिस इज, ये करंट की लाइन होती है, चलो मैं बता दूँ आपको, दिस इज लाइन ऑफ करंट, और सेम जो करंट की लाइन होती है वही वोल्टेज की लाइन होती है, दिस इज VR। आप सबको पता है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 लीड करता है, तो दिस इज वोल्टेज 90 से लीड कर रहा है। आप सबको पता है कि जो कैपेसिटर में वोल्टेज होता है करंट से 90 लैग करता है, इसलिए नीचे आ गया। अगर आपका XL XC बराबर होंगे तो उस केस में पता क्या होगा? VL इज इक्वल टू VC होगा।
मतलब आरएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, और पीक भी दोनों के सेम हो गए, वी नॉट एल इज वी नॉट सी। तो ये दोनों हमेशा कट जाएंगे। अगर दोनों हमेशा कटेंगे, वी एल इज इक्वल टू अगर वी सी हो गया, तो उस केस में आपको पता है जो इसका फेजर डायग्राम बनेगा उसमें सिर्फ वी आर बचेगा और ये करंट, ये बन गया इसका फेजर डायग्राम। ये आपस में कैंसिल कर गए। अब इस कैंसिल का मतलब समझो क्या होगा। कैंसिल कर गए तो आखिर हुआ क्या भाई, ऐसे कैसे कैंसिल कर गए? जब दोनों में वोल्टेज आ रहा है तो कैसे जीरो हो गया, है ना? तो क्या होता है, एक्सएल एक्सी बराबर थे, समझ गए ना आप? रेजोनेंस पे एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे होती है रेजोनेंस के टाइम पे कि ये आपका आर होता है, ये एल होता है और ये सी होता है। ठीक है, कुछ करंट जा रही है इसमें, ठीक। तो आपको बताया कि मान लो मैं एकदम से करंट को बढ़ाना शुरू करूं तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इसमें एक ईएमएफ आ जाता है ना? अब वोल्टेज डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देता है, ठीक। तो होता क्या है कि इंडक्टर में और कैपेसिटर में 180 का फेज डिफरेंस होता है। देखो बात समझो आप, जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज आता है और जो इंडक्टर में आता है उसमें 90 का फेज होता है, और जो रेजिस्टेंस में और वीसी में आता है उसमें भी 90 का फेज होता है। वी एल और सी में 180 का फेज होता है। बिटवीन एल एंड सी जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज 180 डिग्री। ये 180 लिखा हुआ है, थोड़ा फ्लैश पड़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इस 180 फेज का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जब वीएल अपने मैक्सिमम पे होगा, भाई 180 फेज तो ऐसे ही चलता है ना, यही तो होता है 180 फेज की। अगर एक वेव ऐसे चल रही है, एक वेव ऐसे चल रही तो ये 180 फेज में होती है। जब ये अपने मैक्सिमम पे होता है तो नीचे वाले मैक्सिमम पे होता है, फिर एक साथ जीरो होते हैं, फिर जब ये मैक्सिमम पे होता है तो ये अपने नीचे वाले पे होता है। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोलरिटी और इसकी पोलरिटी हमेशा अपोजिट रहती है। ये ग्राफ से समझ सकते हो आप। 180 फेज का ये मतलब होता है कि जब ये अपने प्लस पे होगा, ये अपने माइनस पे होगा। एंड सिंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, अगर एक्सएल एक्सी है तो आपको पता है यार वोल्टेज जो होता है वो आई एक्सएल होता है, और इसमें वोल्टेज होता है आई एक्सी। जो भी ले लो आप, पीक ले लो या कुछ भी ले लो आप, आरएमएस ले लो, ये आई एक्सएल आई एक्सी होते हैं दोनों, ठीक है। मतलब आई नॉट एक्सएल करोगे तो आपका आई नॉट एक्सएल और आई नॉट एक्सी करेंगे तो पीक आ जाएगा, और सिर्फ आप आई आर एम एस एक्सएल आई आर एम एस एक्सी करेंगे तो आपका आर एम एस वोल्टेज आएगा। वो दोनों सेम होते हैं। तो जितना वोल्टेज इसमें आएगा ना, अगर मैं इन दोनों कंबाइन कर दूं ऐसे, तो मान लो यहां पे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जितना यहां पे डिक्रीज आएगा उतना ही यहां पे इंक्रीज आ जाएगा। तो इनकी पोलरिटी हमेशा अपोजिट रहती है, पता है। और जितना इसमें प्लस माइनस आएगा उतना इसमें माइनस प्लस आएगा। तो ये दोनों मिला के एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये कहानी होती है एक्चुअली। तो अगर इसमें 4 वोल्ट आया ना, इसमें भी 4 वोल्ट आएगा, लेकिन इसके अपोजिट आएगा। इसमें अगर 10 वोल्ट आया ना, इसमें भी 10 वोल्ट आएगा, इसके अपोजिट आएगा। तो यहां से चलो मान लो 10 आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि यहां पे 10 आ गया, प्लस से माइनस गया तो -10 का डिक्रीज आया, फिर मैं माइनस से प्लस गया तो फिर प्लस का इंक्रीज आया और मिला के 0 हो गया। तो इनमें हमेशा पोलरिटी क्या रहती? वोल्टेज आता है, समझे। एक्सएल में भी वोल्टेज आएगा, एक्सी में भी आएगा, लेकिन जो इसका कॉम्बिनेशन होगा उसके क्रॉस कभी भी वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। इस पर बहुत सारे यार जेई में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। बोर्ड का क्वेश्चन है, हालांकि जेई तो छोड़ दो, ये बोर्ड में भी आता है कि ये एक्सएल है, ये एक्सी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था से मैं बता चुका हूं आपको, तो उसका पिछली वीडियो ढंग से नहीं देखी। जो एसी का वोल्ट मीटर होता है, एसी का जो वोल्ट मीटर होता है वो आरएमएस रीड करता है, और जो एसी का एमीटर होता है वो भी आई आरएमएस को रीड करता है, ठीक है। वी आरएमएस को या आई आरएमएस को, ठीक है। इस पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया, चलो इसका वोल्टेज वी है, और मैं ये भी बता चुका हूं कि एसी में जब कुछ मेंशन नहीं होता है ना, तो वो आपका आरएमएस वोल्टेज होता है। दिस वोल्टेज इज वी, ठीक। अब एक मैंने यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है।
इसकी रीडिंग V1 है। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसकी रीडिंग कितनी है, इसकी V2 है। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसकी रीडिंग V3 है। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसकी रीडिंग V4 है। इतने सारे मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और रेजोनेंस की कंडीशन है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं, कौन कौन इसमें जीरो है और किसकी कितनी रीडिंग आएगी, ठीक है। तो आपको पता है V1 कैन नॉट बी जीरो, क्यों? क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज तो आता ही है, समझे भाई, करंट फ्लो कर रही तो वोल्टेज तो आएगा ही, ठीक है। तो V1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, V2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी वोल्टेज आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा हूं जो कि V3 मेजर कर रहा है, तो आपको पता है कि रेजोनेंस में अगर ये प्लस माइनस है और ये माइनस प्लस होता है, एंड दे हैव सेम पोलरिटी, मतलब दे हैव डिफरेंट पोलरिटी बट विथ सेम मैग्नीट्यूड, तो जितना यहाँ ड्रॉप आएगा उतना इंक्रीज आएगा, मिला के जीरो हो गया, तो V3 की रीडिंग जीरो होगी, ठीक है। V3 की रीडिंग कितनी हो गई, जीरो हो गई, क्लियर। इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। एंड व्हाट अबाउट V4? अभी आपने पढ़ा है कि रेजोनेंस में जो वोल्टेज होता है ना, भाई इसमें तो आया नहीं वोल्टेज, समझो आप V1 और इन दोनों में कंबाइंड वोल्टेज नहीं आ रहा है, दिस वैल्यू इज जीरो, कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये सारा वोल्टेज कहां गया? ये सारा वोल्टेज V4 में जाएगा, समझे। तो जो आपकी रीडिंग ऑफ V4 होगी, V2, अच्छा, जो आपका V4 होगा ना, ये पता कितना रीड करेगा, ये इसको रीड करेगा, V को रीड करेगा। जो V4 होगा ये V को रीड करेगा, तो सारा जो वोल्टेज होता है ना, टोटल वोल्टेज जो भी है उसका नेट वोल्टेज ऑफ द सोर्स appears across R, जो रेजिस्टेंस होता है सारा इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कितना आएगा इसके क्रॉस, जो इसकी वैल्यू होगी, हम ये भी कह सकते हैं कि IRMS इंटू आर, IRMS इंटू आर। अब इससे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी होता है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट था, और इसमें रेजोनेंस में और भी बहुत सी बातें होती हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और वो सब अगले उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है।